शुरू करते हैं, चलो आगे वाला पार्ट। दो तीन क्लास में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर भी। अब हेडिंग डाल लो, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिखो। व्हेन लाइट passes, when light passes नहीं, when light is obstructed, when light is obstructed, when light is obstructed, then bending of light takes place. When light is obstructed, then bending of light takes place. This is called diffraction. This is called diffraction. Diffraction is observed in sound also. Diffraction is observed in sound also. Bending of light, जब कोई ऑब्स्टिकल आता है, बेंडिंग जब लाइट होती है, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। यहाँ देखो, नीचे बनाया हुआ है मैंने। सपोज ये लाइट आ रही है और ये एक ऑब्स्टिकल है ऐसे करके एक, और यहाँ स्क्रीन है। अब देखें क्या होता है। ये जो लाइट आ रही है, इसकी ये थोड़ी सी अंदर बेंड कर जाएगी, ऐसे करके अंदर बेंड कर जाएगी। तो वैसे तो दिस शुड बी द ज्योमेट्रिकल शैडो, ये होना चाहिए, बट लाइट अंदर बेंड कर गई। लाइट इतने में नहीं होनी थी, पर यहाँ अंदर आ गई। सब जानते हो, सबने ऑब्जर्व किया है। तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, और दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। और इसमें एक और चीज ऑब्जर्व की गई, एक फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया। उसमें शैडो के बाहर एक इंटरफेरेंस पैटर्न देखा गया, मैक्सिमा और मिनिमा का। शैडो के बाहर एक इंटरफेरेंस पैटर्न देखा गया, मैक्सिमा और मिनिमा का। अभी क्यों हुआ, इसका डिस्कशन थोड़ी देर में आएगा। तो अब इसमें पहले डायग्राम बनाओ, इसको बनाओ, फिर थोड़ा मैं समझाऊंगा। बनाने के बाद बता देना बन गया। सर ज्योमेट्रिकल शैडो मतलब जहाँ लाइट नहीं पहुंची। हाँ, जहाँ नहीं जानी चाहिए थी पर जा रही है थोड़ी सी अंदर। अपन सभी देखते हैं, जब भी देखो, फिर देखो यहाँ देखो, ये शैडो भी अगर बनती है हाथ की भी, तो एक कांग्रेचुलेशंस ज्ञानेंद्र। हेलो, हाँ मैं ज्ञान पढ़ा रहा था, 1 घंटे के बाद लगाता हूँ, ठीक है? चलो, कांग्रेचुलेशंस फॉर योर कार। चलो गुड। हाँ, यहाँ देखो, जैसे ये शैडो अगर हाथ देखते हो ना, तो अगर फिंगर्स को देखोगे तो शैडो की जो थोड़ा सा बाहर है, वहां एकदम से डार्क नहीं है, थोड़ा सा उसके अंदर लाइट आ रही है। तो उसको हम बोलते हैं कि लाइट अंदर की तरफ बेंड कर गई है।
दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। साउंड में भी होता है। अब आप साउंड में कैसे अब पहले इसको बना लो, फिर साउंड में तुम एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं इस चीज को। उसमें लिखो आउटसाइड द शैडो, outside the shadow a pattern of maxima and minima is also observed. Pattern of maxima and minima is also observed. ऐसे अब आप साउंड में कैसे होता है, साउंड में कितना तो रोज का ही अपन देखेंगे तो लाइफ में है हो रहा है साउंड में डिफ्रैक्शन। देखो कैसे, जैसे साउंड में अगर हम देखें, ये एक दीवार में ऐसे एक होल कर देते हैं और यहां से साउंड कोई बोल रहा है, तो यहाँ पर भी कोई खड़ा हुआ है ना, उसके पास भी आवाज चली जाती है, क्योंकि अगर अपर्चर से भी कोई होल से भी अगर वेव जाती है तो भी वो बेंडिंग होती है उसमें। तो दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन इफेक्ट, इसको हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं, बेंडिंग। साउंड में ज्यादा ऑब्जर्व होता है एज कंपेयर टू लाइट। ये बेसिक तुम्हें समझ में आ गया कि बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। देखो ये पैटर्न, ये लाइट आ रही है अंदर बेंड करके, आसपास में एक मैक्सिमा और मिनिमा का पैटर्न है। अब अगर लाइट किसी होल से पास होती है, अच्छा अब बात ये आई कि सर ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा बेंडिंग क्यों हो रहा है। तो देखो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रेस्नेल। उनका नाम था फ्रेस्नेल। उन्होंने, देखो फिलोसफिकल बात है, इट्स प्योरली फिलोसफिकल, किसी को एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं पता, फिलोसफी ही है ये। उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा मैं 2-3 बार बताऊंगा। उन्होंने कहा कि ये जो वेव फ्रंट है, जो ये ट्रैवल करता हुआ आ रहा है, ये वेव फ्रंट, ये वाला जो वेव फ्रंट है, ये जब ट्रैवल करता हुआ आगे बढ़ रहा है, जब भी ये ऐसे ऑब्स्ट्रक्ट करा जाएगा तब इस तरीके का पैटर्न होगा ऑब्जर्व। उन्होंने बोला व्हेनेवर अ वेव फ्रंट इज ऑब्स्ट्रक्टेड देन देन दिस बेंडिंग विल बी सीन। तो लोगों ने बोला क्यों। उन्होंने कहा based on Haydn's theory he said that every point of the wave front, so सुनते चलना, every point of the wave front is a source of disturbance emitting spherical wavelet. Every point of the wavefront is a new source of disturbance emitting spherical wavelet. So the part which is unblocked, उनसे जो point sources waves emit करते हैं वो इसके अंदर चले जाते हैं, शैडो के अंदर चले जाते हैं। इससे जो ये लाइट एमिट, जो भी वेव एमिट करेगा वो अंदर चली जाती है, और यही एक दूसरे से जब यहाँ पे इंटरफेयर करके भी मैक्सिमा और मिनिमा बनाते हैं वापस। Fresnel said, Fresnel proposed a theory of diffraction. Fresnel proposed a theory of diffraction based on Huygens principle. He said that every point of the wavefront is a source of spherical disturbance. The portion which is unblocked, is responsible for diffraction, because he said that all the points of unblocked wavefront are source of spherical wavelet which are entering into the shadow and which are also causing interference resulting in maxima and minima. इतना समझ, देखो फिलॉसफी है, सर ये लिखना था। नहीं अभी लिख पाऊंगा, वापस से लिख पाऊंगा। अब लिखो पहले, फ्रेस्नेल explained diffraction. Fresnel explained diffraction based on Huygens theory.
based on Huygens theory. Every point of the unblocked wavefront, every point of the unblocked wavefront is source of disturbance, emitting spherical wave. ठीक है, these wavelets enter into the geometrical shadow, and also cause interference pattern. ये उन्होंने बोला था, फिलोसफिकल है। अब आगे चलेंगे। अब लिखो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अपर्चर। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अपर्चर। पहले थ्योरी बता देता हूं, ऊपर देखो। अच्छा, स्क्रीन है ये, लाइट आ रही है, तो ऑब्जर्व ऐसा कुछ होगा। लाइट थोड़ी सी फैल जाएगी, ये फैल गई लाइट, इसी को तो डिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। स्प्रेडिंग ऑफ लाइट हो गई और साइड में इंटरफेरेंस आ गया। तो अब इसमें पहले थ्योरी लिखो। व्हेन लाइट passes from an aperture, then it bends and spreads. It bends and spreads. Full stop. Maxima and minima also observed. Maxima and minima also observed in the pattern. अब मैं इसको जरा डायग्राम को क्लियर करके फिर से बनाऊंगा। रुक जाओ अभी। अभी रुकना, समझाऊंगा फ्रेस्नेल ने कैसे। फिर अभी कुछ ना करें, बस देखते चले क्या हो रहा है डायग्राम। अब ये लाइट आ रही है, अभी कुछ नहीं करोगे, बस मैं समझाऊंगा। फ्रेस्नेल जो है ये डी, अगर ये एक अपर्चर का सेपरेशन है डी,
फ्रेजनेल gave a method of finding positions of minima. फ्रेजनेल ने एक मेथड बताया, मैथमेटिकल थ्योरेटिकल फिलॉसफी भी बेस्ड है, ये मिनिमा की पोजीशंस के लिए। मैक्सिमा की वो नहीं निकाल पा रहा था। ये डायग्राम थोड़ा सा अभी बड़ा बड़ा बनाओ और इसको पहले डायग्राम बना लो, थोड़ा बड़ा बनाना, इसमें भी और भी कुछ कुछ होने वाला है। ये डायग्राम पहले बनाओ, फिर ये लिखो, फिर मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दूंगा और आगे। बना लिया? यस सर। अब सुनना, फ्रेजनेल केवल बता पाया पोजीशन, मिनिमा निकालने की पोजीशंस, और कुछ नहीं बता पा रहा था, मैक्सिमा नहीं बता पाया वो। अब उसने देखो क्या कहा, उसने पहले लोकेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, उसने लोकेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा समझाने की कोशिश करी। फर्स्ट मिनिमा उसने कहा कि मैं स्लिट जो है ये एक, इसको मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। उसने कहा मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। फिर उसने कहा कि फॉर एवरी पॉइंट ये सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है, फॉर एवरी पॉइंट यहां पर एक और पॉइंट है जिसकी यहां वेव दोनों की जाने पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है। अरे सर क्या बोल दिया? उसने कहा फॉर फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा आई विल डिवाइड माई स्लिट इन टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, for every point in the upper part, there is a corresponding point in the lower part for which the rays when reach there will have a path difference of lambda by 2 for destructive interference. सेकेंड मिनिमा के लिए भी उसने बोला, थर्ड के लिए भी उसने तरीका बताया। मैक्सिमा नहीं बता पा रहा था, उसने बोला कि फॉर फाइंडिंग द फर्स्ट मिनिमा आई एम डिवाइडिंग माय स्लिट और अपर्चर इन टू इक्वल पार्ट्स। फॉर एवरी पार्ट इन द अपर पोर्शन देयर इज अ पार्ट इन लोअर। अगर यहां से वेव जा रही है तो यहां से वेव जा रही है, जिनके बीच में पार्ट डिफरेंस यहाँ पे लैम्डा बाय 2 है। अब उसने क्या किया, ये सपोज करो जहां पे फर्स्ट मिनिमा बन रहा है, उसने बोला ये एंगल थीटा, और यहां पे ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, और ये है उसका पाथ डिफरेंस P एक्स्ट्रा। तो ये जो P है ये लैम्डा बाय 2 है। अच्छा ये थीटा है तो ये एंगल थीटा है, ये तुम पहले सीख चुके हो। तो साइन थीटा इस ट्रायंगल में इस P अपॉन D बाय 2, इस P अपॉन D बाय 2। ये एंगल निकल रहा है फर्स्ट मिनिमा का, एंगल थीटा स्मॉल लैम्डा बाय डी। और अगर x निकालना है कि ये x की क्या वैल्यू है, सेंटर से फर्स्ट मिनिमा कितना दूर बन रहा है, तो उसने बोला कि थीटा स्मॉल है तो टैन थीटा तो है वो x बाय कैपिटल D है, और ये थीटा स्मॉल है तो टैन थीटा साइन थीटा सेम होते हैं। तो ये मिनिमा की पोजीशन आ रही है फर्स्ट मिनिमा की, और उसने जो थियोरेटिकल तरीका बताया और जो एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व हुआ दोनों सेम थे।
दोनों सेम थे, फर्स्ट मिनिमा आ गया। सेकंड मिनिमा के लिए उसने कि सर आप बताओ सेकंड मिनिमा के लिए क्या करा उसने। फर्स्ट मिनिमा तो चलो बता दिया। तो भाई ने सेकंड मिनिमा के लिए बोला कि मैं स्लिट को 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक एक हो गया, 2 हो गया, 3 और ये 4। फिर वही कहानी बोली इसने कि अगर ये सेकंड मिनिमा है तो अगर एक पॉइंट यहां से लेते हो तो एक पॉइंट यहां से आएगा और पाथ डिफरेंस इनके बीच में लैम्डा बाय 2 होगा। तो थीटा साइन थीटा is path difference upon d by 4 or path difference lambda by 2 for destructive interference। ये लिखना नहीं है सेकंड में, तो मैं बता रहा हूं बस। तो ये आया 2 लैम्डा बाय डी इज इक्वल टू एक्स। अगर हम अब उसकी बात करें तो एक्स बाय कैपिटल डी। तो ये पोजीशंस ऑफ मिनिमा आ रही हैं, तो उस स्लिट को डिवाइड कर देता तो जनरल पोजीशंस ऑफ मिनिमा है। ध्यान दो ये मैक्सिमस की पोजीशन थी यंग्स में। वो मैक्सिमा का नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था कि मैं स्लिट को, उसने बस इतना ही बोला। अब वापस चलेंगे इस डायग्राम पे और थोड़ा इसमें लिखो लोकेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। मैं थ्योरी लिखवाता हूँ फिर तुम डायग्राम को कर लेना कंप्लीट। मैं थ्योरी लिखवाता हूँ। लोकेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा उसमें लिखो फॉर लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, फॉर लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा the slit is divided in two equal parts. For every point in the upper part, there is a point in lower part for which the path difference at the point of interference is lambda by 2. Sir, can you repeat after lower path? The path difference is lambda by 2. मतलब हर पॉइंट के लिए यहाँ पे फॉर एवरी पॉइंट, यहाँ पे कोई भी पॉइंट लोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एक नीचे भी पॉइंट होगा जिनके लिए पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाय 2 होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब लिख लो लिख लिया तो बता दो।
लिख लिया सर। तो यहाँ तक आ गया, ये पूरा लिख लिया। अब आपने इसके बाद लिखो, ये तो फर्स्ट मिनिमा मैंने बता दिया। मैक्सिमा वो नहीं बता, मैक्सिमा के लिए क्या क्या वो भी बता रहा हूँ। कुछ नहीं कर पाया मैक्सिमा के लिए, वो कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। तो जो जनरल पोजीशन है मिनिमा की, जो मिनिमास बन रहे हैं, लोकेशंस ऑफ मिनिमा, ये लिख लो, लोकेशंस ऑफ मिनिमा। अब लिखो लोकेशंस ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा कैसे, उन्होंने उन्होंने बोला कि देखो मैं तो नहीं कुछ एक्सप्लेन कर पा रहा कोई तरीका, बट मैं तो नहीं कोई तरीका बता पा रहा कि स्लिट को कैसे डिवाइड करना है, क्या करना है, पर डायग्राम अच्छा नहीं बना, रुक जाओ। अब सुनना, उन्होंने कहा कि जैसे ये फर्स्ट मिनिमा है, ये सेकंड मिनिमा है, तो ये जो इसका अगर हम एवरेज ले लें तो वो मिनिमा मिल जाए, मैक्सिमा मिल जाएगा फर्स्ट। तो अगर ये फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, मतलब अगला वाला, इस पूरे का एवरेज ले लेंगे, ऐसे डाल दोगे तो मैक्सिमस मिल जाएगा। n की वैल्यू 1 डाल दोगे तो फर्स्ट मैक्सिमा, n की वैल्यू 2 डाल दोगे सेकंड मैक्सिमा। एवरेज लिखो, पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा। लिख लिया? तो तुमने देखो, जितना छोटा होल होगा, जितना छोटा होल होगा स्प्रेडिंग ज्यादा हो जाएगी। इतना अच्छा लिख लो। देखो सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा की मैं विड्थ बता रहा हूं, ये सेंट्रल मैक्सिमा है डिफ्रैक्शन में। कैसे सर? अभी तो आपने कैसे, बट ये आपने निकाला था ना, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये वाली दूरी भी लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ आ गई। अभी मत देखो। और जो दूसरी फ्रिंजेस हैं, जो दूसरी फ्रिंजेस है उनकी अगर फ्रिंज विड्थ निकालोगे तो इतनी आएगी। सेंट्रल की डबल है, सेंट्रल की डबल है। देखो सेंट्रल की सर कैसे आपने ये निकाला? अरे यहाँ देखो ना, n+1 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी माइनस n लैम्डा, ये तो उसमें ये लिख लो, ये वाला पूरा।
लिख लिया? यस सर। पोजीशंस ऑफ मैक्सिमम बता दिया। अब रिजॉल्विंग पावर पे चलेंगे। रुको, इसकी थ्योरी बताएंगे। पहले जरा थ्योरी लिखो। रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, डिफ्रैक्शन ही चल रहा है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट is the ability to make clear images of objects close objects. अभी resolving power is the ability of an optical instrument to make clear images for close objects. अब देखो मैं बताता हूं क्या है। फॉर एग्जाम्पल, रिजॉल्व करना क्या मतलब, व्हाट डू वी मीन बाय रिजॉल्विंग? रिजॉल्व हो गया सब, रिजॉल्व हो गया। देखो यहाँ देखो, ये मैंने स्पॉट बनाया तुम्हें दिख रहा है, एक और बनाया, अभी भी दिख रहे हैं। दो स्पॉट, अरे वो मिट जाता है बार बार। चलो ठीक है, उसको अलग कलर में बना के देखता हूँ अगर बनता है तो। आपने नोटिस किया कलर बदलने से नहीं गायब हो रहा। चलो ठीक है, अब तुम देखो, तुम्हारी आंख भी तो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। लेंस है तुम्हारी आंख में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये एक अपर्चर है, अपर्चर होल, जिससे लाइट जाएगी, तो फैलेगी रेटिना पर। बिल्कुल सही कह रहे हो। टेलीस्कोप से लाइट जाएगी, तो टेलीस्कोप का जो लेंस है वो एक अपर्चर है, लाइट जाएगी तो फैलेगी। माइक्रोस्कोप में भी लेंस होता है, हमने पढ़ा नहीं बट ठीक है, माइक्रोस्कोप में भी एक लेंस होगा, वो एक अपर्चर है, लाइट जाएगी तो फैलेगी। तो अभी इन दो ऑब्जेक्ट्स को तुम देख रहे हो, तो पास से देख रहे हो, तुम्हें अलग अलग दिख रहे हैं, रिजॉल्व है वो। बट अगर तुम दूर चले जाओगे 5 मीटर की दूरी पर, तो हो सकता है ये पूरा एक स्पॉट दिखाई दे। सर ऐसा होगा? हाँ बिल्कुल होगा। ये एक ही स्पॉट दिखने लगेगा, दो नहीं दिखेंगे अलग अलग। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जब इसकी इमेज तुम्हारे रेटिना पे बनेगी तो फैल के बनेगी थोड़ी, क्योंकि तुम्हारा जो आंख का ये अपर्चर है, लाइट जाने का फैला रहा है उसको, ये भी फैल जाएगी। तो दोनों फैल जाएंगे, एक दूसरे से मिक्सअप हो जाएंगी, तो आप इन दोनों को देख नहीं पाओगे अलग अलग, वो एक ही दिखाई देगा। तो आपकी आंख रिजॉल्व नहीं कर पा रही है, आपकी आंख रिजॉल्व नहीं कर पा रही है। तो अब बात है, व्हाट डू वी मीन बाय रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट? Resolving power is the ability of an optical instrument to make clear images for close objects. Okay, अब समझ में आया। आगे लिखो, In every optical instrument, there would be a lens. Which will act like an aperture. When light will pass through this lens, ब्रैकेट में लिखो अपर्चर, then bending will take place. ब्रैकेट में लिख लो डिफ्रैक्शन। ब्रैकेट में लिख लो डिफ्रैक्शन। If the
if the images of the point objects, if the images of the point objects overlap, then they cannot be seen clearly. Then they cannot be seen clearly. Then they cannot be seen clearly. और ब्रैकेट में लिखो not resolved. Not resolved. Okay, अब समझ में आ गया. इसी में लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. The minimum angle made on optical instrument till which they can be resolved is called limit. मतलब जैसे ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं और ये तुम्हारे यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसने ये एंगल बनाया, तो कितना मिनिमम तक रिजॉल्व कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. एक लिमिट के अगर ये ज्यादा पास में आ जाएंगे तो ये एंगल कम हो जाएगा और इनकी इमेजेस क्लियरली एक दूसरे से अलग अलग नहीं बनेंगी. तो अब हम बोलेंगे कि वो रिजॉल्व नहीं हो रहे. लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, द मिनिमम एंगल मेड ऑन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टिल विच, मिनिमम एंगल किसके द्वारा, द मिनिमम एंगल मेड बाय द पॉइंट ऑब्जेक्ट्स. The minimum angle made by the point objects देखो देख लिया, वो मिनिमम एंगल जब तक वो दोनों ऑब्जेक्ट्स क्लियरली जिनकी इमेजेस बनेगी तो हम बोलेंगे दैट एंगल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. और रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो 1 लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है. तो जितना कम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन उतना ज्यादा अच्छा. लिख लिया जी. अब यहाँ पे थोड़ा अगले पेज पे लेके जाता हूँ.
अगर दो चीजों का इमेज पैटर्न बन रहा है, ऐसे करके दूर दूर, ये दो पॉइंट इमेजेस बन रही हैं स्क्रीन पर, कंप्लीटली रिजॉल्व। अच्छा, ये हो गया। और ये जस्ट रिजॉल्व है। जब ऐसा पैटर्न हो जाएगा कि फर्स्ट मिनिमा कम्स ऑन द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द इमेज, मतलब ये जस्ट रिजॉल्व। अगर अभी और पास में होंगे तो दो चीजें साफ साफ दिखाई नहीं देंगी। ये तो कंप्लीटली रिजॉल्व है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन लिख लो। लिख लिया। सर 1 मिनट। लिख लिया सर। अब बेटा देखो, ये तो एज अ थ्योरी फैक्ट याद करना पड़ेगा। जो आईज होती हैं, ह्यूमन आईज, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज इतना रेडियन। आई थिंक दिस इज 1 मिनट है शायद। ये 1 मिनट आई थिंक विल बी इक्वल टू, ये लिखो, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ आई, ह्यूमन आई। टेलीस्कोप में देखो, टेलीस्कोप में अभी मैंने तो नहीं पढ़ाया, पर हो सकता है स्कूल में पढ़ लिया हो। सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है टेलीस्कोप में, ठीक है। तो बेटा टेलीस्कोप का जो जितना बड़ा लेंस होगा उतना अच्छा, ये उसका डायमीटर है जितना। अच्छा, अब टेलीस्कोप का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन देखो, टेलीस्कोप का डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव,
एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो जितना 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 बड़ा डायमीटर उतना लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम, उतना अच्छा। जैसे टेलीस्कोप का लेंस बहुत बड़ा होता है पहला वाला साइज का, देखो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के ऊपर कभी सवाल नहीं आया है इस फॉर्मूले पर, बट ये थोड़ा मुझे भी इसमें डाउट होता है ये सब कि क्या है ये चीज। देखो ये तो लेंस हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो वेवलेंथ हो गई, म्यू यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो भी जहां से वो लाइट आ रही है। और ये पता नहीं किसका एंगल बताते हैं यार, मुझे नहीं पता ये। एक बार जरा तुम देखना बेटा किसी जगह पे कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप में ये थीटा किस चीज का एंगल है, ये किस, ये लेंस तो है पर ये थीटा किस चीज का एंगल बोलते हैं। फोकस तक ऐसा तो नहीं कि फोकस जो है, फोकस पर बनने वाला एंगल है क्या? अगर लेंस बड़ा होगा फोकस तो यही रहेगा। ओके मुझे यही लग रहा है ये फोकस पे बनने वाला एंगल होगा, फिर डायमीटर के बजाय वो ऐसे एंगल से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन तुम्हारे 3 बता दिए। अब लिखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। किताब में एक न्यूमेरिकल भी है शायद बना के रखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसमें लिखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस wave property of electron। बेटा आपको इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की वेवलेंथ, अच्छा तो आपका जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला था उसमें ये जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जितनी वेवलेंथ कम होगी उतना बढ़िया होगा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर पार्टिकल, द वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल। वेवलेंथ स्मॉल, वेवलेंथ कम होगी तभी तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। हाँ वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल, पार्टिकल की वेवलेंथ स्मॉल होती है क्योंकि पार्टिकल का मास ज्यादा है। और इसी में थोड़ा सा आगे वो ले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराते हैं वोल्टेज से, ये बन जाता है वेवलेंथ। भैया मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन वो ऐसा बना देते हैं कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन is proportional to the voltage and this is proportional to resolving power।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया। ये क्वेश्चन पेंडिंग रखा हुआ है मैंने अभी, एक क्लास और लगानी, मतलब 1.5 क्लास और लगेगी। नया नया टॉपिक ही है तो अभी तो नहीं शुरू करूंगा, पोलराइजेशन करके है। अब जरा मैं एक सेकंड इसको मैं पहले बंद करके जरा देखना चाहता हूँ कि वेव ऑप्टिक्स में